अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि फाइनली अडयाला जेल में एक समाअत होने जा रही है 190 मिलियन पाउंड केस की। इस दफ़ा बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि ये समाअत हो जाएगी जेल में और पहले की तरह इसको मुलतवी नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब तो ऑफिशियली भी ये कहा जा चुका है हुकूमत की तरफ से कि फ़िलहाल अडयाला जेल में सिक्योरिटी की वजह से जो पाबंदियां लगी थी वो अब मज़ीद नहीं बढ़ाई गई। तो बज़ाहिर तो अब यही नज़र आ रहा है कि ये समाअत हो जाएगी, लेकिन एंड टाइम तक भी कभी भी कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। तो इसके हवाले से भी कुछ गुफ्तगू करते हैं। इसके साथ साथ जी दो तीन अहम मामलात हैं जिस पे बात करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम से अभी दिल भरा नहीं हुकूमत का, और जो ये चाह रहे थे कि कंट्रोल एक मिल जाएगा इनको, या जो इनके मकासद थे बुनियादी, वो अभी इन्हें पूरे होते नज़र नहीं आ रहे। तो उसके बाद अब 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त शुरू हो चुकी है और इस सिलसिले में एक अहम मुलाकात भी हुई है। इसके ऊपर भी बात करते हैं। इस 27वीं तरमीम में क्या कुछ होगा ये भी आपको बताते हैं। पीटीआई ने आज एक बड़ा ज़बरदस्त कम बैक किया है और सड़कों पर आज उन्होंने काफ़ी रौनक मेला लगाया है। कराची में एक अहम और बड़ा अच्छा खासा बड़ा एहतजाज कर दिया। लाहौर में भी रैली निकली और बार्सिलोना स्पेन में वहाँ पर एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हुआ। और इसके साथ साथ आइंदा का भी एक लाहेमल आज तय किया गया है पीटीआई की तरफ से, और कुछ जल्द से जुलूस प्लान किए जा रहे हैं। इसके ऊपर भी बात करते हैं और फिर थोड़ी और आगे बात को बढ़ाएंगे, जिक्र करेंगे कुछ अहम मामलात का। अभी तक कुछ लोग लापता हैं जिनके ऊपर उस तरह से आवाज़ नहीं उठाई जा रही। इसकी क्या वजह है ये भी डिस्कशन में लेके आएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब बात का आगाज़ कर लेते हैं कि हुकूमत क्या प्लान कर रही है। हुकूमत जनाब प्लान ये कर रही है कि 26वीं आईनी तरमीम से जो इनका मकसद था वो पूरा नहीं हो सका, और ये समझ रहे हैं कि जो हमने अदलिया को बिल्कुल बेबालो पर करना था वो शायद मुमकिन नहीं हो सका पूरी तरह। तो अब इसको मज़ीद किस तरह से हमने शिकंजा कसना है, कुछ चीज़ें जो रह गई थी पिछली तरमीम में उसको कैसे एडजस्ट करना है, इसके ऊपर अब एक नई तरमीम की बात शुरू हो चुकी है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी की शहबाज शरीफ साहब से एक अहम मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के हवाले से ऑफिशियली तो यही कहा जा रहा है कि नहीं जी उसमें तरमीम के हवाले से कोई बात नहीं हुई, लेकिन जो ज़राए हमें ख़बर दे रहे हैं उनके मुताबिक तरमीम के ऊपर बिल्कुल बात हुई है और ये तय किया जा रहा है कि आगे किस तरह से मज़ीद बढ़ा जा सकता है। एक तो ये मसला है कि जो दो तीन लकूने रह गए हैं 26वीं आईनी तरमीम में, बड़े इंपॉर्टेंट वाले। वैसे तो लकूने काफ़ी सारे हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर बिल्कुल ही आके सब क्लूलेस हो रहे हैं कि इसका कोई जवाब समझ में नहीं आ रहा। तो कुछ तो जाहिर है वो उनकी कोशिश है कि उसको दोबारा से हैंडल करके वो भी अपने हाथ में ही डोरें रखी जाएं, और इसके साथ साथ कुछ एक दो कामों के हवाले से मज़ीद जो काम रह गया था 26वीं तरमीम में वो भी किया जाए, जिसमें ख़ास तौर पर मिलिट्री कोर्ट के हवाले से फिर से बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि उसको किसी भी तरह आईनी तरमीम के ज़रिए एक आईनी कवर देने की कोशिश की जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिस्कशन में आई हैं और इसके ऊपर मज़ीद भी तबादला ख्याल हुआ है। अगरचे ये कहा जा रहा है कि जी 27वीं तरमीम भी हुकूमत करवा लेगी और शायद कोई इतना मसला ना हो उसके लिए, लेकिन मैं नहीं समझ रही कि ये इतना ही आसान होगा। अभी तो वैसे 26वीं तरमीम भी इन्होंने खासी भाग दौड़ करके जिस तरह से की है वो भी आपने सब ने देखा कि किस तरह से लोगों को तोड़ा गया और फिर उनको वोट डलवाया गया। मौलाना भी किस तरह से बेचारे मुकम्मल तौर पर नज़र आए हमें कि कुछ तो वो रेजिस्ट कर रहे थे लेकिन कुछ फिर कहीं ना कहीं वो फंस भी गए। तो ये सब होता गया और फिर अल्टीमेटली बहरहाल ये 26वीं तरमीम हुई और ये बड़ी क्लोज़ कॉल थी। ये कोई ऐसा नहीं है कि बड़ी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बड़े आसानी से हुकूमत के पास थी 2/3 जिससे उन्होंने कर ली हो। तो ये अब इतना आसान भी नहीं है। और अभी तो हम ये भी देख रहे हैं कि हाल ही में दो इनके और अहम मेंबर्स जो हैं वो खुद ही मुल्क से बाहर चले गए हैं, मियाँ साहब भी और हमजा शहबाज भी। तो उसके बाद किस तरह से ये आईनी तरमीम होगी। सेनेट में भी एक मेंबर इस्तीफ़ा दे चुके हैं जिनका वोट पहले इन्होंने डलवाया है। मैं अख्तर मेंगल साहब के सेनेटर की बात कर रही हूँ जिनसे इस्तीफ़ा बाद में तलब कर लिया था अख्तर मेंगल ने। तो कुछ और भी एक दो ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर रेफरेंस भेजे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही होंगी। तो कैसे आप आईनी तरमीम के नंबर्स फिर से पूरे करेंगे, ये सवाल अपनी जगह मौजूद रहेगा। अलबत्ता अगर फिर वही बात है कि मखसूस नशिस्तों वाली कोई गेम करने की कोशिश करें तो वो एक अलग सवाल है। लेकिन नंबर से क़तई नज़र अब थोड़ा सा इनकी इंटेंशन के ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है कि गोया इन्होंने तरमीम करना एक इतना आसान हल निकाल लिया है हर चीज़ का
कि आप अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ कहीं फंसो वहाँ पे कानून बदल दो। ये इस हुकूमत के चलने का तरीका है और ये फार्मूला है जिसके तरीके से ये हुकूमत चल रही है कि हर बंदे को अपने साथ मिला लो इस पूरे सेटअप को बरकरार रखने के लिए, और जो ना ऐसा लगे इन्हें कि मिल नहीं रहा हमारे साथ और हमारे हाथ में हाथ नहीं मिला रहा या हमारी खिदमत करने को तैयार नहीं है, तो उसको दबाव के तहत किसी भी तरह मैनेज करने की कोशिश करो। और अगर ऐसा भी ना हो तो फिर कानून बदल डालो, फिर तमाम आइन बदल डालो, तमाम चीज़ें उस तरह से मैनेज कर लो बिल्कुल जैसे मोम की नाक है आइन और कानून। अब ये कोई मजाक तो नहीं है कि आप हर रोज़ उठें सुबह कि जी आज मेरा ये दिल चाह रहा है तरमीम करने को, लिहाजा मैं ये तरमीम करने जा रहा हूँ। ये बात ठीक है कि पार्लियामेंट कानून साजी के लिए ही वजूद में आती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर रोज़ उठें और उठ के एक नई तरमीम ईजाद कर लें और उसका मकसद क्या हो, सिर्फ़ और सिर्फ ये कि जहां आपको ये लगता है कि आपके मफादात को नुकसान पहुंच रहा है तो वहां पर आप कहें कि जी कानून बदल डालो। अब मैं इस पे एक लंबी आपको लिस्ट फ्राहम कर सकती हूँ कि इस हुकूमत ने कैसे कैसे अपने ही बनाए हुए कवानीन से दोबारा उनको रिवर्स करके नए कवानीन बनाए, सिर्फ इसलिए कि उस वक्त की ज़रूरत वो कानून था, आज वक्त की ज़रूरत ये कानून है। और फिर जितनी इनकी अभी तक भी तरामीम हुई हैं उसमें भी जिस तरह से इन्होंने सिर्फ अपने आप को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए काम किया है, वो सब कुछ आया है। मतलब आप शुरू हो जाएं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो इन्होंने जब पीडीएम की हुकूमत थी उस वक्त बनाया था, उस वक्त भी मकसद क्या था कि उमर अता बंदयाल साहब के हाथ बांधे जाएं, तो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लेके आए, कमेटी बनाई ताकि चीफ जस्टिस के इख्तियारात ख़त्म हो सकें। उन्होंने तो उसको टाइम को गुजार लिया स्टे देकर। उसके बाद काजी साहब आए तो उन्होंने अपनी बल्ले बल्ले कराने के लिए कहा कि नहीं जी बिल्कुल बड़ा अच्छा कानून है, इसको एक्ट बिल्कुल हम इंडोर्स करते हैं, और उन्होंने कमेटी शमेटी बना ली। बाद में इन्हें लगने लगा जब कि ओहो ये कमेटी से तो काजी साहब खुद भी फंस रहे हैं और अब मर्जी के बेंचेस मजीद नहीं बन सकेंगे, तो इन्होंने वो कानून भी रिवर्स कर दिया इस तरह के उसमें भी काजी साहब को मेजॉरिटी दे के दोबारा काजी साहब के लिए ही इख्तियार बना दिया कि वही बेंचेस बनाएं, और वो फिर हमने देखा जिस तरह से उन्होंने किया। इसी तरीके से 63A का जो कानून था ये भी जब PMLN और पीपल्स पार्टी ने बनाया था तो उसका मकसद हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा था कि कोई पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाके वोट ना करे, ये बुनियादी मकसद था। लेकिन आज जब इनको ये लगा कि नहीं जी अब हमें PTI के वोट चाहिए, अब हमें दूसरी जमातों के वोट चाहिए, तो इन्होंने उसकी भी हमें शान में कसीदे सुना दिए कि जनाब अब जो ये रिवर्स हुआ है फ़ैसला ये कितना ज़रूरी है, भाई हर एक को चाहिए वो अपने मुताबिक फ़ैसला कर सके और ये वो। तो फिर अगर ऐसा ही था तो फिर आपने उस वक्त ये कानून बनाया ही क्यों था? अब ये सवाल तो फिर सब पूछेंगे ना। इसी तरह से इन्होंने इलेक्शन एक्ट में जो तरामीम की, इन्होंने ये लगाया कि जी जो सर्विंग जजेस हैं वही इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केसेस सुनेंगे, लेकिन बाद में जब इन्हें लगा कि सर्विंग जजेस तो बड़ा फर्मली और बड़ा तेज़ी से इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामलात को आगे लेके चल रहे हैं, तो इन्होंने फ़ौरन फिर से अपना ही बनाया हुआ कानून बदल डाला और कहा कि जी अब रिटायर्ड जजेस भी जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केसेस के सुनेंगे और उनके सरबराह बनेंगे। तो इस तरीके से वो तमाम जजेस जहाँ इन्हें लग रहा था कि इनके हलके खुलेंगे, फॉर्म 45 की वारदात खुल जाएगी, तो वहीं पर उन्होंने वो तमाम जजेस ही बदल डाले। और इसी तरीके से अब जब इनको ये लगा कि आने वाले चीफ जस्टिस कहीं इंडिपेंडेंट जज हुए तो वो तो हमारे साथ क्या करेंगे, ये तो फिर सारे केसेस खुलेंगे तो फिर हमारे खिलाफ फैसले आएंगे, लिहाजा उन चीफ जस्टिस का रास्ता रोकने के लिए इन्होंने पूरी आईनी तरमीम कर डाली कि जी सीनियर मोस्ट नहीं बल्कि हम अपनी चॉइस से टॉप 3 जजेस में से बनाएंगे। और अब उस पर भी अब इन्हें मज़ीद मसले मसाइल आ रहे हैं कि जी टॉप 3 वाला भी जो जज बनाया अपने हाथ से भी, अगर उसने भी मसले मसाइल किए तो उसका कैसे हाथ बांधना है, उसको कैसे रोकना है, उसके लिए मज़ीद 27वीं तरमीम चाहिए कि अब जुडिशल कमीशन में हम किसी तरह अपनी मर्ज़ी की चीज़ें कर लें, किसी तरीके से हम उनको भी बाउंड कर दें कि आईनी बेंचेस में ये जजेस ना बैठ सकें। अब कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली ये बताती हैं कि ये लोग कितने बदनीयत हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ जितनी तरामीम करते फिर रहे हैं इनका मकसद क्या है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना और बदनीयती पर मबनी। इसीलिए तो अपनी ही तरमीमें इनको जो हैं वो बार बार रिवर्स करनी पड़ रही हैं, क्योंकि जब हालात उस तरह से उनके काबू नहीं आते तो किसी दूसरी तरह से करते। तो आइन और क़ानून का मतलब ये नहीं होता कि हर रोज़ उठ के आपने इसको तब्दील करना है। तो कहीं सदियों में जाके, सालों में जाके कहीं आपको महसूस होता है कि यार ये चीज़ कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हालात अब चेंज हो चुके हैं, दुनिया आगे निकल चुकी है, तो चलो जी इसमें ये तरमीम कर लें। वरना लोग जो बनाए हुए लॉज होते हैं उनको बड़ा मानते हैं और उन्हीं के मुताबिक अपनी गेम चलते हैं। ये नहीं है कि गेम अपनी चलनी है लिहाजा अपने सारे लॉज बदल डालो। ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि मुझे लगे कि जी अब मैं चूँकि क्रिकेट में
जीत नहीं सकता। मेरे जो प्लेयर्स हैं वो उस तरह के नहीं हैं कि वो मुझे मैच जितवा सकें, तो मैं क्रिकेट के सारे कानून ही हर रोज़ बदल डालूँ। आज मैं मैच खेलने जा रहा हूँ, आज मुझे लगे कि जी मेरे जो बॉलर्स हैं वो तगड़े हैं, तो मैं कहूँ कि जी बस आज के बाद तो क्रिकेट में बैटिंग के जो बैट्समैन हैं वो तो सिर्फ 2 ही खेला करेंगे, सारे तो बॉलर्स ही हुआ करेंगे। तो कोई भी मैं अपनी बना लूँ कि जनाब मेरे लिए जो सहूलत है मैं उसी तरह का कानून बना लूँ और फिर मैं मैच में उतरूँ, तो ऐसा तो नहीं होता। ये कोई मजाक की बात तो नहीं है, लेकिन इन्होंने आइन और कानून को मजाक ही बना लिया है। अब ये जो आगे मिलिट्री कोर्ट्स है उसका भी मकसद यही बज़ाहिर नज़र आता है कि जी किसी तरह इमरान खान साहब के केसेस उस तरफ डलवाए जाएँ, या जो 9 मई के केसेस हैं उनको उस तरफ ले जाया जाए। अब ये सारी चीज़ों में ये कितने कामयाब होते हैं नहीं, ये बात की बात है। मौलाना इसके ऊपर अपना एक उसूली मौक़िफ़ रखते हैं कि जी मिलिट्री कोर्ट्स की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन क्या इस दफ़ा ये मौलाना को दबाने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं, या फिर मज़ीद लोग ही तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी अपनी जगह अब देखने वाली हैं कि इतना आसान नहीं होगा नई तरमीम लाना। तो फ़िलहाल तो इनको ये नज़र आ रहा है कि अब जुडिशरी में भी जो चेंजेस आई हैं वो आ चुकी हैं, अब देखना होगा वो भी कैसे रेजिस्ट करते हैं इन तमाम मामलात के ऊपर। तो ये भी सारी चीज़ें हैं। बहरहाल इन तमाम बातों से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं थोड़ी कि पीटीआई भी अब कुछ अपना मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रही है। मैं याद दिला दूं कि एक बड़ी अहम मुलाकात सलमान अकरम राजा साहब की इमरान खान साहब से हुई, जिसमें इमरान खान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट उनको कुछ गाइडलाइंस दी हैं, कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं, जिसके बाद हमें ये नज़र आ रहा है कि पीटीआई ने कुछ अहम इजलास में फ़ैसले भी किए हैं। और अब कुछ ज़राए से, अभी ऑफिशियली इन्होंने अनाउंस करना है, लेकिन कुछ ज़राए से ये खबरें आ रही हैं कि इन्होंने एहतजाज का फ़ैसला किया है। 1 नवंबर को ये पेशावर में एक बड़ा जलसा करेंगे, उसके बाद इसी तरह 8 या 9 नवंबर को इनका प्लान है क्वेटा में जलसा करने का, और फिर कराची में भी जलसे करेंगे। तो ये दोबारा से अब मुख्तलिफ शहरों में जलसे करेंगे, वहाँ पे लोगों को मोबिलाइज़ करेंगे, और फिर उसके बाद इनका कहना है कि एक फ़ाइनल कॉल होगी जो ख़ुद इमरान खान साहब की तरफ से दी जाएगी, और वो एक बड़ी कॉल होगी जिसमें पूरे मुल्क से लोग शिरकत करेंगे। लेकिन अगैन बिल्कुल पेशावर, कोयटा, कराची जलसे हों। कराची का जलसा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा अगर ये करते हैं इस दफ़ा। लेकिन अगैन पंजाब में अगर आप जलसे नहीं करेंगे तो फिर वो जो एक जमूद है उसका टूटना मुश्किल होगा, क्योंकि असल चैलेंज आपको यहीं से मिल रहा है। यहाँ पर आप उस तरह मुतहरिक होकर रोड पर नहीं आ पा रहे जिस तरह आप आना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको असल चैलेंज मिलेगा। लेकिन बहरहाल पेशावर, कराची या कहीं पे आप और जगहों पे भी जलसे करते हैं तो ज़ाहिर है एक एक्टिविटी तो आपकी जनरेट बहरहाल होती है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। इसके बाद जो एक आज इन्होंने एहतजाज किया कराची में प्रेस क्लब के बाहर इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, 1-2 चीज़ें और इसमें शामिल थी। तो ये अच्छा खासा एक बड़ा एहतजाज हो गया। हालांकि इसकी मैंने कुछ कैंपेन थोड़ी बहुत देखी तो मुझे लगा कि जैसे एक नॉर्मल सी कोई एक्टिविटी है, लेकिन आज जब मैंने उसका फुटेज देखी, उसके विजुअल्स देखे, तो वो अच्छी खासी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि कराची में हालांकि उस तरह से जो मेन लीडरशिप है, जो सेंट्रल लीडरशिप है, उसका फोकस नहीं होता। आप हार्डली देखेंगे कि बैरिस्टर गौहर या सलमान अकरम राजा या कोई और वहाँ पर जा रहे हैं, या इवन जब इमरान खान साहब खुद भी बाहर थे तो वो भी बहुत ऑफन वहाँ पर नहीं जा पाते थे। लेकिन इसके बावजूद कराची की जो सपोर्ट है पीटीआई के लिए और जो उनका एक वहाँ पे वोट बैंक है वो इंटैक्ट है, और वो इस दफ़ा भी हमें इन इंतखाबात में भी नज़र आया। तो ये जो एक चीज़ है ये बहरहाल हमें कराची से एक नज़र आ रही है, और अगर कराची में ये एक अच्छा बड़ा जलसा करने में कामयाब होते हैं तो बहरहाल उसका भी एक इम्पैक्ट होगा, क्योंकि बहरहाल कराची में भी पीटीआई की हुकूमत तो नहीं है, वहाँ पे ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो उनके गढ़ में जाके अगर आप अच्छा एक जलसा करते हैं तो जाहिर सी बात है उसका एक इम्पैक्ट भी होगा। तो पीटीआई अब जो है वो हमें काफ़ी नज़र आ रही है एक्टिव। बार्सिलोना में आज जो अहम एक रैली और प्रोटेस्ट था बड़ा दिलचस्प था, क्योंकि जो इनिशियली मैंने उसके विजुअल्स देखे तो मुझे लगा कि शायद किसी पाकिस्तान के हिस्से में ये रैली हुई है या कोई प्रोटेस्ट किया गया है, लेकिन मैं हैरान हुई ये देखकर कि ये जनाब बार्सिलोना स्पेन था और यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में पीटीआई की सपोर्ट मौजूद थी। ये हैरानकुन था देखना कि वहाँ पर भी लोग इतनी बड़ी तादाद में निकले हुए थे, इमरान खान साहब की रिहाई के नारे लगा रहे थे। शहबाज गिल साहब यहाँ पर इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओवरऑल ही इस वक्त हमें बिल्कुल पीटीआई के साथ हैंड इन हैंड नज़र आते हैं, और वो इसका बरमरा इजहार भी कर रहे हैं। कल हमने लंदन में भी इजहार देखा,
और आज जो है वो बार्सिलोना स्पेन में भी इजहार देखा। तो फर्दर ये अब अपना जो ओवरसीज़ चैप्टर है उसको मज़ीद ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं और मज़ीद मुतहरिक भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये आगे भी आने वाले दिनों में ये प्लान्स जो हैं इनके नज़र आएंगे। और उसके साथ साथ इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है, इसके ऊपर अहम स्टेटमेंट्स जो हैं वो खान साहब की तरफ से आ सकती हैं आज, इसलिए कि आज अडियाला में बज़ाहिर स्मात फिक्स है इमरान खान साहब के केस 190 मिलियन पाउंड की, और ये 2-3 मरतबा केस फिक्स हुआ, लेकिन आपको पता है कि ये मुलतवी हो गया क्योंकि पाबंदी थी बिल्कुल जी जेल में दाखिले के ऊपर। तो अब फाइनली क्या आज के रोज़ ये समाअत होगी? अगर ये समाअत होती है तो जाहिर है इमरान खान साहब से बहुत से लोगों की मुलाकात हो पाएगी। अगरचे कोशिश इनकी होगी कि जो मीडिया के लोग हैं वो अंदर ना जा पाएँ, रिपोर्टर्स अंदर ना जा पाएँ, लेकिन आपको पता है ख़बर तो निकल ही आती है कहीं ना कहीं से। 1-2 लोग भी अगर चले जाते हैं तो कुछ ना कुछ खबर तो बाहर आ ही जाएगी। और फिर जो जाहिर है बाकी वकला वगैरह भी जाते हैं, इमरान खान साहब के फैमिली मेम्बर्स भी जाते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा लिंक तो निकल आता है कि फिर इमरान खान साहब जो भी गुफ्तगू करेंगे, और ख़ास तौर पर जो अभी हाल ही में मुख्तलिफ कॉन्ट्रोवर्सीज़ हैं जिसके ऊपर सब जानना चाहते हैं कि उनका मौक़िफ़ क्या है, तो उसके ऊपर जो है वो यकीनी तौर पर कोई ना कोई बात सामने आ सकती है। तो आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट इस लिहाज से हो सकता है अगर इमरान खान साहब का कोई भी मौक़िफ़, कोई भी बात इस हवाले से बाहर आती है, जो पाकिस्तान के इस वक्त आईनी तरमीम के बाद हालात हैं, नए चीफ जस्टिस के आने के बाद मामलात हैं, और फिर उसके बाद जिस तरीके से पार्टी के अंदर भी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज़ हैं उनको भी लेकर के, तो देखना होगा कि खान साहब इसके ऊपर क्या बात करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट दिन साबित हो सकता है। और इसी तरह लास्टली मैं बात करती हूँ जी इंतज़ार पंजोता साहब की। इंतज़ार पंजोता साहब भी इमरान खान साहब के लॉयर और फोकल पर्सन मुलाकातों के हवाले से, और 18-20 दिन हो रहे हैं वो ख़ुद लापता है, उनका कुछ पता नहीं है। और बदकिस्मती से उनका जो केस है वो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में लगा पड़ा है, और वहाँ पर जब केस लग जाए तो आप समझ लीजिए कि उस केस का कुछ नहीं निकलना होता, क्योंकि वो जिस तरह से केस चलाते हैं, सलाम है उनको, मतलब उससे ज़्यादा केस जो है वो ख़राब हो नहीं सकता जिस तरह से वो केस चलाते हैं। तो जब उनकी अदालत में ही केस गया था तो पता लग जाता है कि भाई अब इस केस का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर किसी बेहतर जज के पास केस जाता तो यकीनी तौर पर उनकी कुछ ना कुछ दबाव से ये बात सामने आती है कि मुख्तलिफ जो लापता लोग हैं वो फिर घरों को लौट आए हैं जब भी अदालतों ने सही तौर पर खड़े होकर दबाव डाला है। तो बहरहाल आमिर फ़ारूक साहब से तो हम इस तरह की एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखते। यही वजह है कि इंतज़ार पंजोता साहब जो हैं वो आज भी लापता हैं। इंतज़ार पंजोता साहब के हवाले से जो एक अजीब व गरीब बात है वो ये कि वकला कम्युनिटी बिल्कुल साइलेंस है, कोई उनके साइलेंट है, बिल्कुल उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। वरना हम मुझे याद है एक दौर में कहा करते थे, वकला गर्दी का लफ्ज़ यूज़ किया करते थे कि भाई इनकी तो कम्युनिटी में किसी को आप जायज़ बात पे भी कुछ कह दो तो ये तो दौड़ते हैं आपके ऊपर। लेकिन आज ये सूरत हाल है कि इनके वकला कम्युनिटी के ऊपर नाजायज़ इंसदाद दहशत गर्दी अदालतों में मुकदमात भी हुए हैं, इनके ऊपर जो हैं छापे भी पड़े हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, और उसके बाद अब ये हद है कि एक वकील ही लापता हो जाए, लेकिन इसके बावजूद किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। कोई आप नहीं देख रहे कि वकला की तरफ से हार्ड स्टांस सामने आए, कोई प्रोटेस्ट हो, कोई डिमांड हो। हालांकि हैरान कुन तौर पर अभी इनके इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं, और जब इनकी वकला बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं तो ये फिर हर इशू के ऊपर खुल के अपने मौक़िफ़ दे रहे होते हैं, क्योंकि सियासत भी होती है इनकी इन्वॉल्व उसमें, तो ये फिर बहुत ज़्यादा उसमें फिर हार्ड स्टांस ले रहे होते हैं और फिर बात कर रहे होते हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर इंतज़ार पंजोता के मामले में बिल्कुल एक मुजरिमाना खामोशी है। इसी तरह सहाफ़ियों की तरफ से भी उस तरह कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही। पीटीआई के भी लोगों ने आवाज़ कुछ जगहों पे उठाई ज़रूर है। उमर अयूब साहब ने, वज़ीर आला गंडापुर ने असम्बली में बात की दोनों जगह पर। सलमान अकरम राजा साहब ने भी इसके ऊपर जिक्र किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, और उसके बाद भी उनके ट्वीट्स वगैरह आए। लेकिन एक वो चीज़ होती है कि आप हर मौके के ऊपर उस चीज़ का जिक्र करें तो उस तरह से उतनी शद्दोमद जो है वो नज़र नहीं आ रही। उसमें अब वो कुछ ज़ाहिर और भी काफ़ी मामलात एक साथ चल रहे हैं, तो शायद उसकी एक वजह ये भी हो। लेकिन बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि इंतज़ार पंजोता साहब का इंतज़ार जो है वो लंबा ही हो गया है और अभी तक भी उनके हवाले से कोई ख़बर नहीं आ रही। मेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यकीनी तौर पर अदालतों पर आती है कि उनके होते हुए अगर इसी तरह से ये चलना है तो फिर क्या होगा। और ये अब नए जो चीफ जस्टिस आए हैं, मेरा ख्याल है ये उनके लिए भी एक चैलेंज है कि जो तबाही करके गए हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, और जिस अंदाज से उन्होंने
इतनी बुनियादी इंसानी हुकूक की पामालियों को एक नॉर्मल बना दिया है हमारे मुल्क में कि उसके बाद अब उस तरह से लोग उस चीज़ पे परेशान होना भी छोड़ गए। अब यहाँ तक मतलब हम आ चुके हैं, इस नहज पर हालात पहुँच चुके हैं। तो ये उनके लिए भी एक चैलेंज है कि वो कैसे अब इन तमाम चीज़ों से निमटते हैं। क्या उनके दौर में कम से कम ये लोगों का लापता होना ये बंद होगा या नहीं होगा, ये लोग जो इस तरह से उठाए जाते हैं, ये जो जाली मुकदमात बनते हैं, इनके ऊपर भी ये चीज़ें ख़त्म होंगी या नहीं होंगी, या फिर ये अब एक न्यू नॉर्मल बन चुका है कि इसके ऊपर जो है वो सब खामोश रहें। तो ये मेरा ख्याल है एक अगर चीफ जस्टिस की हैसियत से वो इन चीज़ों के ऊपर कुछ अहम स्टेप्स लेने में कामयाब होते हैं तो ये बहुत बड़ा एक रिलीफ होगा और ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी उनकी अगर वो इस तरह की चीज़ों के ऊपर कोई आवाज़ उठा पाते हैं। लेकिन करने के काम बहुत हैं, वक्त कम है, देखते आने वाले दिनों में क्या होता है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।